हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले निर्धनता बताया जाता है कि निर्धनता हमारे देश के लिए एक चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉवर्टी, निर्धनता को हम इंग्लिश में पॉवर्टी भी कहते हैं। तो अब एक बात मुझे बताओ कि जो निर्धनता वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। ये आप लोगों को हो सकता है कि इतना रियलाइज ना हो कि निर्धनता किस तरीके से एक देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि निर्धनता जो है वो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम निर्धनता से समझते हैं कि आगे का हम किस पर्सन को कहते हैं कि जो पर्सन है वो निर्धन है। देखो, पहली पॉइंट ये बताता है कि देखो, हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, ठीक है, और उन लोगों से मिलने के बाद हम सोचते हैं कि पर्सन यार कितना गरीब है। हम लोग उन फीलिंग आने लगती है अब काश इसके पास भी सारी चीज़ें होती जो जिन चीज़ों का हम अच्छे तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से लोग हो सकते हैं जिनको हम सोचते हैं कि निर्धन है। पहला पॉइंट बताता है कि ऐसे जो भूमिहीन श्रमिक हैं, गांव में रहने वाले लोग या कहीं पे भी जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं है। बेसिकली गांव के अंदर आपके पास अगर ज़मीन नहीं है, आप दूसरे के यहाँ पे काम करते हो, तो आपको क्या कहा जा रहा है? भूमिहीन श्रमिक कहा जा रहा है और आप एक निर्धन की कैटेगरी में आओगे। दूसरा पॉइंट बताता है कि शहरों में आप लोगों ने देखा होगा कि कई भीड़ भारी झुग्गियों में रहने वाले लोग, जो झुग्गियों में रहते हैं लोग, जिनके घर उतने अच्छे नहीं होते, एकदम एक कहते हैं ना पन्नी जैसे घर बने रहते हैं, उनके पन्नियों या मतलब कैसे काम चलाओ करके उनका घर बना रहता है, तो उन लोगों को भी क्या कहा जा रहा है कि ये लोग भी निर्धन की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा देखा होगा आपने, निर्माण स्थल के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक, यानी कहीं पे भी घर बन रहा होता है या कहीं पे भी फैक्ट्री बन रही होती है, कोई भी चीज़ बन रहा होता है, तो आप वहाँ पे देखते हो कि मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो जो मजदूर लोग हैं उन्हें भी निर्धन कहा जा रहा है, क्योंकि उनके पास भी उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। आप लोगों ने ढाबों पर काम करने वाले बाल श्रमिकों को भी देखा होगा कि जैसे आप किसी ढाबे पे गए तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे टेबल की सफाई कर रहे होते हैं, बर्तन की सफाई कर रहे होते हैं, झाड़ू पोछा मार रहे होते हैं। तो ये लोग भी जो पर्सन है, उनके पेरेंट्स उनको क्यों काम पे भेज रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं है, वो निर्धन है, इसी वजह से अपने बच्चे को काम पर भेज रहे हैं। और ये तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि कोई गोद में बच्चा उठाए, भिखारी भी हो सकता है, कोई भी पर्सन, अपना माता हो, पिता अपने बच्चे को लेकर, छोटा भाई, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कैरी किया, बहन को कैरी किए, वो रोडों पे घूमते हैं और पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा दे दो। या आपके गली मोहल्ले में ऐसे कई लोग आते हैं जिन आपसे कुछ सामान मांगते हैं कि हमें कुछ सामान दे दो, हमें कुछ पैसे दे दो। तो उन लोगों को भी आप क्या कह सकते हो? उन्हें आप निर्धन कह सकते हो, यानी उनके पास पैसों की कमी है, ठीक है। अब एक बहुत ही शॉकिंग डाटा आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि देश का हर पांचवा व्यक्ति निर्धन है, मतलब देश के अंदर हर जो पांचवा पर्सन है वो निर्धन है। जैसे 1 2 3 5, पांचवा जो पर्सन होगा निर्धन होगा, फिर 1 2 3 4 5, फिर पांचवा पर्सन जो होगा वो निर्धन होगा। देश के अंदर देख लो, इतनी बुरी कंडीशन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011, ये 11 और 12 के अनुसार है, ने मोटे तौर पर 270 मिलियन है, 27 करोड़ लोग निर्धन थे, यानी 27 करोड़ लोग, जो बहुत बड़ा डाटा है। 27 करोड़ 2011 और 12 के अनुसार लोग निर्धन थे। और इसी वजह से हमारे लिए गरीबी एक गंभीर चुनौती क्यों है? क्योंकि लोगों को संसाधन नहीं मिल पाते जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। उनको बेसिक फैसिलिटी जैसे पानी जैसी, शिक्षा जैसी, अच्छा फूड, तो ये सब उनको नहीं मिल पाता। तो इसी वजह से एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के ऊपर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट स्लाइड्स हमें बताता है कि निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हमने देखने को मिलेंगे, यानी आप या तो शहरों में निर्धनता देखोगे या ग्रामीण निर्धनता, इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शहरों में निर्धनता किस तरीके से होती है, फिर हम ये देखेंगे कि जो गांव में लोग निर्धनता कैसी देखने को मिलती है। तो ये आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाई जाएगी। तो सबसे पहली स्टोरी आती है राम सरन की कहानी, ठीक है। अब ये राम सरन की कहानी, एक बार आप इस इमेज में जो ये बॉक्स बने उनको अच्छे से एनालाइज करो, फिर मैं इस बॉक्स को समझाता हूं आपको, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एक पर्सन है जो फ्रेश फ्लोर मिल यानी आटे की दुकान पर, आटे की जहाँ पे फैक्ट्री बनता है, आटा जहाँ पे बनता है उस फैक्ट्री में पर्सन काम कर रहा है। काम करते करते, मजदूर है ये, काम करते करते ये सोच रहा है
मकान का किराया अदा करने के पश्चात गांव में बूढ़े माता पिता के लिए कोई पैसा नहीं बच पाता। यानी ये सोच रहा है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ मैं वहाँ का किराया दे देता हूँ, क्योंकि इसके पास घर तो है नहीं शहर में, तो किराए पे रहता है। किराया खर्चा दे देने के बाद, घर का किराया दे देने के बाद इसके पास इतने पैसे नहीं बचते कि ये कुछ पैसे अपने मम्मी पापा, बूढ़े मम्मी पापा को भेज पाए, जो कि कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। अब ये कहा यहाँ पे उसकी ये वाइफ है, वाइफ आ रही है, कुछ कर रही है ऐसे, और ये इसकी रही बड़ी बेटी कहती अम्मा आप देर से आई तो भैया बिना खाना खाए काम पर चले गए। तो ये कहती है कि अम्मी आप लेट आए, अम्मा आप लेट आए, और इसी वजह से क्या हुआ, जो भैया ये देखो, ये इनके भैया हैं, ये काम पर चले गए हैं। ठीक है, इस कहानी में और हम समझेंगे इसके छोटा भाई और ये इसकी छोटी बहन है। तो चलिए और इस कहानी के बारे में समझते हैं, रामशरण के बारे में। कहा जाता है कि 33 वर्षीय रामशरण झारखंड के रांची के निकट गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। कहाँ पे काम करता है ये पर्सन, जो है 33 साल का है, झारखंड में रहता है और ये रांची के पास है, और वहाँ पे किसी एक आटे की मिल की दुकान पे काम करता है। और ये कैसा श्रमिक है, दैनिक श्रमिक। दैनिक श्रमिक का मतलब होता है कि आप काम कर रहे हो, जैसे ही काम कंप्लीट हो गया वो आपको जो मालिक होगा वो उसी वक्त आपको पेमेंट कर देगा। जैसे आज आपने काम किया, शाम तक वो आपको पेमेंट दे देगा। ठीक है, ये होता है दैनिक श्रमिक। काम करता है, जब भी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। मतलब जब उसे रोजगार मिलता है, क्योंकि दैनिक श्रमिक है, आज है कल नहीं है, कल को मालिक बोल दे भाई मत आइयो तू, तो इस वजह से कोई जॉब फिक्स तो है नहीं कि एक महीना तुम्हें काम करना है, नहीं, एक दिन काम करेगा, कल मालिक बोल देगा मत 10 दिन तक मत आओ, तो बैठा रहेगा घर पर। इसी तरीके से ये पर्सन है, तो महीने में लगभग इसे 1500 रुपये कमा लेता है अगर काम अच्छा मिल जाए उसे। और ये 6 सदस्यों का परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं। अब 1500 रुपये 6 लोगों पे खर्च होंगे, जो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, उसकी पत्नी 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। यानी उसकी पत्नी है, उसके 6 माह का एक बच्चा, 6 से 12 साल तक के उसके बच्चे हैं, और उसके कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे उसके बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। यानी वो अपने कुछ पैसा जितना भी वो कमाता है उसका कुछ हिस्सा वो अपने बूढ़े माता पिता को भी भेजता है, क्योंकि वो गांव में रहते हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको भी पैसा देना उसे पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसदन और हाजिरी बाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। यानी उनके माता पिता जो है वो टोटली अपने बच्चों पे निर्भर है। उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, पहले बच्चे का नाम है रामसदन और दूसरे बच्चा जो कि हाजिरी बाग में रहता है और उसका नाम नहीं लिखा। ठीक है, टोटली उसके माता पिता अपने दोनों बच्चों पे निर्भर है। ये दोनों कमा कमा के अपने माता पिता को उनके खर्चे के लिए पैसा भेजते हैं। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्तियों के किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। रामशरण का एक बस्ती में रहता है, और वो बस्ती आप समझ सकते हो कि बस्ती की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल खराब होगी। वो एक किराए के मकान में रहता है। उससे यह ईंट और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी, और ये ऐसी झोपड़ी मतलब काम चलाऊ झोपड़ी, घर पे रह रहे हैं बस वही है, जो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुख सुविधाओं से भरी झोपड़ी नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब काम चला हुआ है, इट्टी मीट, कल को कुछ भी बारिश हो आ जाए तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। उसकी पत्नी शांता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है। तो उसकी जो पत्नी है वो घर को सपोर्ट करने के लिए नौकरानी का काम करती है, जैसे कुछ घंटों के लिए कहीं झाड़ू पोछा लगाने के चले अलग अलग जगहों पे नौकरानी का वो काम करती हैं, तथा 800 रुपये और कमा लेती हैं, और इससे वो काम कर करके 800 रुपये और इनको मिल जाता है। वह दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा पाती है। यानी दिन में वो केवल 2 ही बार खाना खा पाते हैं, वो भी दाल और चावल, और उसमें भी अल्प भोजन होता है। अल्प भोजन का मतलब कि उनकी फैमिली के लिए वो सफिशिएंट नहीं बनता। मतलब 2 बार तो लोग घर में एक बार सुबह खा लिए, एक बार शाम को खा लिए दाल चावल, लेकिन जितना भी वो खाते हैं वो उनके लिए पेट भर कर नहीं होता, उन पूरे परिवार के लिए सफिशिएंट नहीं पड़ पाता, और यह उन सबके लिए पर्याप्त नहीं होता। उसका जो बड़ा बेटा है, जो हमने देखा चाय की दुकान पे काम करता है, परिवार की आय की वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान पर
एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। देखो कितनी छोटी सी उम्र में काम कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसके जो बच्चे हैं वो कितने साल के हैं, 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं। तो मान लेते हैं जो उसका बड़ा बेटा है वो 12 साल का होगा। देखो 12 साल की उम्र में आप अपनी उम्र देखो और इस छोटे से बच्चे को देखो, तो आप लोग ये सोचो कि आप कितने ज़्यादा प्रिविलेज हो। ठीक है, आपकी चाय की दुकान पे आप काम नहीं कर रहे, आप बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है, और जो कि सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए। लेकिन कई बच्चे इसका भी पढ़ते नहीं है एकदम, मतलब बहुत इनको सब सुविधाएं मिलने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, उन लोगों को सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अगला पॉइंट बताता है उसकी 10 साल की छोटी बेटी जो है वो छोटे बच्चों की देखभाल करती है। तो हमने इमेज में भी देखा भी था कि उसकी 10 साल की जो बेटी है वो अपने उनके जो छोटे भाई बहन है उसकी देखभाल वो करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, स्कूल क्या जाएंगे कि पैसे ही नहीं हो पाते होंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। इतनी गरीबी है कि वो कहते हैं अपने बच्चों को ही भेज देते हैं कि भाई जा तू काम कर, नहीं तो घर का खर्चा चल पाना बहुत मुश्किल होगा। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही है, और इन लोगों के पास जो कपड़े हैं वो भी फटे पुराने हैं, ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं हैं। नए कपड़े तभी खरीद के आते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूता पहनना एक विलासिता है, विलासिता मतलब होता है लग्जीरियस आइटम है इनके लोगों के लिए जूता पहनना। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। छोटे बच्चे जो अल्प पोषित रहने का मतलब है कि उन लोगों को जितना खाना खाना चाहिए उस उम्र में उतना खाना उन लोगों को नहीं मिल पाता। जब वो बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं है कि वो दिखा पाएँ या मेडिसिन ले पाएँ डॉक्टर को दिखा के। तो एक बार हम दोबारा से फटाफट कुछ चीज़ें समझते हैं कि हमने इस स्टोरी में ये समझा कि एक पर्सन है जो कि शहर में रहता है, वो अपने कुछ पैसा जितना भी कमाता है उसका कुछ हिस्सा वो अपने मम्मी पापा को देता है। हालांकि जितना भी वो पर्सन अर्निंग करता है वो इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होती। उसकी जो वाइफ है वो भी झाड़ू पोछा लगाती है, नौकरानी का काम करके कुछ पैसा उसको मिलता है। उसका जो बड़ा बेटा है वो चाय की दुकान पे काम करते हैं। उसका इसकी एक छोटी बहन भी है, और वो छोटी बहन क्या करती है, उससे भी छोटे 2 भाई बहनों की अपनी देखभाल करती है। मतलब टोटल 6 मेंबर्स है पूरी फैमिली के अंदर, और उनके लिए वो सफिशेंट नहीं है। और इन लोगों के लिए जो खाना बनाते हैं दाल चावल, ये भी इन लोगों के लिए सफिशेंट नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग पेट भर के नहीं खा पाते। इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अल्प पोषित है, यानी जितना उनको खाना मिलना चाहिए वो उनको उतना खाना नहीं मिल पाता। और इन लोगों के लिए जूता पहनना एक बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस आइटम, और इनके पास 2 जोड़े कपड़े हैं, उससे ज़्यादा इनके पास कपड़े नहीं हैं। अब ये तो हमने पढ़ी शहरों के बारे में कि शहरों में किस तरीके से। अब आता है ग्रामीण निर्धनता। इसमें भी एक स्टोरी है। इस स्टोरी को समझने से पहले आप इस स्लाइड को देखो इस फोटो में क्या सोच रहा है। देखो इस फोटो में ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पे कहानी है लखा सिंह की कहानी है। लखा सिंह एक मजदूर ये है कि कभी कभी मैं अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा, ऐसा ये जो पर्सन है लखा ये सोच रहा है। अब लखा की कहानी पढ़ते हैं। लखा जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक गांव में रहता है, ठीक है। उसके परिवार के पास कोई भी भूमि नहीं है, क्योंकि उसके पास भी, रामसरन के पास भी कोई भूमि नहीं थी, इसके पास भी कोई भूमि नहीं है। इसीलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। इसीलिए जो उससे बड़े बड़े जो किसान उनके यहाँ पर उनके खेतों में जाकर ये काम करता है। काम अनियमित होता है, मतलब काम का कोई फिक्स नहीं रहता कि रेगुलर उसे 1 महीने 2 महीने काम, मतलब पूरे साल काम मिलेगा। आज मिल गया 4 दिन काम, 5वें दिन नहीं मिला, फिर 10 दिन तक ऐसे नहीं मिला, फिर अगले 5 दिन काम मिल गया उसे। तो फिक्स नहीं, आज है कल नहीं है, कोई जॉब का फिक्स नहीं है। आय भी वैसी होती है, जब काम ज़्यादा मिल गया तो अच्छा पैसा मिल गया, मतलब कमाई होगी। पैसा नहीं मिला तो वो भी कमाई नहीं हो पाई। कई बार पूरे दिन की मेहनत के बदले उसे कितना रुपए मिलता है, 50 रुपये ही मिलते हैं। पूरे दिन मेहनत किया उसने, उसके बावजूद भी उसे कितना रुपये मिला, 50 रुपये एक दिन का मिला। लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, हालांकि उसे कुछ गेहूँ भी मिल जाता है, कुछ दाल मिल जाता है, थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है, इतनी चीज़ें। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता है। इनका जो परिवार है लखा सिंह का, उसमें 8 लोग रहते हैं, और इन 8 लोगों के लिए 2 वक्त का खाना भी मेंटेन कर पाना मुश्किल है। मतलब सुबह खाएंगे तो शाम का भरोसा नहीं रहेगा कि खाना उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही मतलब रूखा सूखा खा के इनको काम अपना चलाना पड़ता है लखा सिंह को।
लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। लखा सिंह जैसे एक गांव है, गांव के बाहर साइड में उसका घर है, और जो घर है वो भी एक कच्ची झोपड़ी का है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटना और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। और जो घर की औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो पूरा दिन या तो चारा काटती हैं जानवरों के लिए, या खेतों से जलाने की जो लकड़ियां बीनने में गुजार देती हैं, क्योंकि इनके पास गैस वगैरह है नहीं। जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका है लकड़ियों को जलाकर खाना पकाने का, उन्हीं टेक्निक का उपयोग करके ये लोग ग्रो करते हैं, मतलब खाना पकाते हैं। उसके पिता की जो देपदिक के मरीज थे, उनके पिता एक मरीज हैं। मरीज किसके हैं? देपदिक के हैं। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई, और इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 2 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको इलाज नहीं मिल पाया। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है, और इनकी जो माँ है वो भी इसी सेम बीमारी से फेस कर रही हैं, और उनका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यानी उनका जो लाइफ है उनकी माँ का, वो भी धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, और दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत खराब होते चली जा रही है। यद्यपि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय, हमने पढ़ा देखा भी था कि गाँव में एक विद्यालय है, लखा वहाँ कभी नहीं गया, और लखा वहाँ पे कभी मौका ही नहीं मिल पाया जा पाया, क्योंकि बचपन में ये काम करने लग गया होगा अपनी फैमिली को सिखाने, मतलब अपनी फैमिली में सपोर्ट करने के लिए। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही काम करना शुरू पड़ गया सोशल। 10 वर्ष की उम्र, बहुत छोटे होते हैं 10 वर्ष के बच्चे, इतने ही उम्र में वो काम करना उसने शुरू कर दिया। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। उसके लिए नए कपड़े खरीदना कई वर्षों में संभव हो पाता है। वो भी तब हो पाता है जब पुराने वाले जो कपड़े होते हैं वो पहनने के लायक में नहीं रहते, मतलब बहुत ही चिथड़े हो जाते हैं। तब वो सोचता है कि अब मेरे को कपड़ा बदल लेना चाहिए। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल जैसी चीज़ें भी एक विलासिता है, मतलब इनके लिए साबुन डेली यूज़ कर पाना, तेल ज़्यादा यूज़ कर पाना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस आइटम है। तो 2 कहानी हमने पढ़ा, एक कहानी पढ़ा शहर में और रहने वाले पर्सन राम सरन की, तो दूसरी कहानी पढ़ी हमने गांव में रहने वाले लखा सिंह की। इन दोनों ही कहानियों से हमें ये पता चलता है कि शहर में गरीबी का स्तर थोड़ा अलग है और गांव में गरीबी का स्तर दोनों अलग है, लेकिन दोनों ही स्तर, चाहे वो गाँव का हो या शहर का हो, दोनों ही खराब है। आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आप इन दोनों ही स्तर में आओ। ठीक है, आगे स्लाइड बढ़ती है। इसमें बताया, देखो कुछ गरीबी के कुछ कारण बताए गए कि क्या गरीबी के कारण हो सकते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना आप। ठीक है, क्या गरीबी के कारण हो सकते हैं? सबसे पहला आता है भूमिहीनता, कि आपके पास जमीन नहीं है तो आप गरीब हो, क्योंकि आप जमीन होगी आपके पास, उसमें खेती करके एटलीस्ट थोड़ी अर्निंग्स तो हो जाएगी, तो कंडीशन धीरे धीरे इंप्रूव हो सकती है। लेकिन जब जमीन ही ना हो तो मुश्किल, और जमीन खरीदना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये लोग जो तेल साबुन नहीं खरीद पा रहे, जूते खरीदना इन लोगों के लिए लग्जरियस आइटम है। तो जस्ट इमेजिन करो कि ज़मीन खरीदना कितना महंगा होगा, ज़मीन तो इन लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। बेरोज़गारी है इन लोगों के पास, काम इनका इरेगुलर है, कभी है कभी नहीं है, इस वजह से भी दिक्कत है। परिवार का आकार बड़ा है, देखो परिवार का आकार भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बिस्किट है, एक बिस्किट को अगर मैं 2 लोगों में बांटूँ तो मतलब ठीक ठीक बढ़ जाएगा ना। अगर उस एक ही बिस्किट को रिसोर्स उतना ही है, उसी बिस्किट को अगर मैं 8 लोगों में बांटूं तो वो बिस्कुट 8 लोगों में क्या पड़ेगा, बहुत कम पड़ जाएगा। ठीक है, अगर सब पे फिर थोड़ा तो बहुत कम पड़ जाएगा। तो परिवार का आकार भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। निरक्षरता का मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एजुकेटेड ना हो पाने की वजह से उनको जॉब अच्छा नहीं मिलता, और ऐसी जॉब नहीं मिलती जिसमें उनको अच्छा खासा पैसा मिले। जॉब भी उनको ऐसी काम चलाओ मिलती है। खराब स्वास्थ्य है और कुपोषण का शिकार है, बॉडी ताकतवर नहीं है, बॉडी स्ट्रांग नहीं है, खराब स्वास्थ्य, मतलब उनकी जो स्वास्थ्य है जो वो भी बहुत ज़्यादा खराब रहता है। तो जहाँ काम करने जाते वो भी तो ऐसा पर्सन को चाहिए ना जो स्वस्थ है, वो काम नहीं कर पाते, काम में बहुत करने में उनको तकलीफ होती है, तो जो मालिक है वो भी उन्हें काम से निकाल देता है, पैसे उन्हें कम दे देता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। बाल श्रमिक, अगर जो गरीबी होने का एक ये भी कारण कि आप बचपन से ही आप काम कर रहे हो, ठीक है, मजदूरी आप कर रहे हो बचपन से, तो आप पढ़ नहीं पाए तो आप डेवलप कैसे हो गए, कैसे आपके अंदर स्किल्स आएंगी, ये प्रॉब्लम होता है। और असहायता, हेल्पलेसनेस, उनको कोई मदद करने वाला, इन्हें लाचार हैं। जैसे कि अगर उनको गवर्नमेंट बहुत मदद करे, लोन वगैरह प्रोवाइड करे, या बहुत स्तर पे स्कीम्स वगैरह चलाए, जो कुछ ऐसा किया जाए,
तो इनकी कंडीशन इंप्रूव हो सकती है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही असहाय मजबूर करते हैं। मतलब कहते हैं कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ये फीलिंग हम लोग और आप लोग नहीं बयां कर सकते, वो ये लोग ही बयां कर सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा लाचार हैं, कि मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा ये दूर हैं। आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना है। देखो, निर्धनता से हमने इतना समझा कि निर्धनता का अर्थ होता है भुखमरी की स्थिति होना। भुखमरी का मतलब खाना पीना ना हो पाना, कि भूख की वजह से आप मर जाओ, जस्ट बिकॉज ऑफ फूड आपको इतना नहीं मिल पाया कि आप धीरे धीरे कमज़ोर होते गए और एक टाइम आ गया कि आप चल बसे। तो ये भी होता है। और आश्रय का ना होना मतलब घर का ना होना। लेकिन कि आपके पास जमीन नहीं है, कोई घर नहीं है, ये भी एक निर्धनता है। लेकिन कुछ और भी स्थिति को हम कहते हैं कि पर्सन निर्धन है। जैसे कि जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, जब पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, तो भी हम कह सकते हैं कि जो पर्सन है निर्धन है, गरीब है, तभी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा। या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता, कोई बीमार पर्सन है वो अपने इलाज नहीं करवा पा रहा, तो भी हम कह सकते हैं कि पर्सन निर्धन है। किसी को स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव, यानी किसी को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो गंदा है, कीचड़ उचड़ में आसपास हो रहता है, तरह तरीके के बीमारियां फैलती हैं, मच्छर निकलते हैं वहाँ से और उनको बीमार करते हैं, ये प्रॉब्लम है। नियमित रोजगार की कमी, उनके पास रोजगार नहीं है, तो भी हम कह सकते हैं कि पर्सन है वो निर्धन है, क्योंकि उसके पास रोजगार ही नहीं है। रोजगार होगा तो इम्प्रूव कर सकता है। असहायता की भावना के साजिना, मतलब कोई उसे लगता है कि यार कोई है ही नहीं मेरा, उसको ऐसा लिटरली यही फीलिंग आती होगी इन लोगों को कि मेरा कोई है ही नहीं, मैं क्या करूं अब। लास्ट पॉइंट बताता है, निर्धन लोगों के साथ खेतों में, कारखानों, सरकारी कार्यकालों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों पे लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होना। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि एक गरीब पर्सन के साथ कोई भी ट्रीट अच्छे से नहीं करता, ठीक है। हालांकि उन लोगों को करना चाहिए, उन लोगों को एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए, ऐसा मतलब लोग उनको सही अलग एकदम ही अलग नज़रिए से देखते हैं। अलग नज़रिए से मेरा यहाँ का कहने का मतलब ये है कि उनको भी आप लोगों की तरह ही समझो, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी तरह उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं, तब उनकी कंडीशंस ऐसी। अगर आपकी तरह उनकी भी रिसोर्सेस होते, आपकी तरह उनके पास भी चीज़ें होते, तो बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको मिलने का हक है, और इस पे सरकार को भी हालांकि कदम उठाना चाहिए, और हम लोगों को भी कदम कुछ ना कुछ ज़रूर उठाना चाहिए ताकि इन लोगों की कंडीशन इंप्रूव हो सके। हाँ, लेकिन दुर्व्यवहार तो इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी कंडीशंस को देखकर कि ये तो भाई गरीब है तो इसके साथ हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे। उनको भी, वो भी ह्यूमन से, तो उनको ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इसी में एक पॉइंट आता है, गांधी जी कहते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निधन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। मानवीय व्यथा का मतलब यही चीज़ कि उसे कोई परेशान नहीं करेगा, कोई उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। पता है डिस्क्रिमिनेशन के साथ बहुत होता है, जैसे कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक गरीब पर्सन है, गरीब पर्सन ट्रेन में चढ़ गया और गलती से वो किसी की सीट पर बैठ गया ना, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो उसके साथ भेदभाव करना शुरू कर देंगे, कहेंगे तू यहाँ क्यों बैठ गया, तू नीचे बैठ। इस तरीके से अगर वही पर्सन कपड़े अच्छे पहन के, साफ सुथरे, वही मतलब पैसे उसके पास नहीं है, कपड़े उपड़े पहन के अच्छे से बैठ गया ना, तो लोग उसके साथ कोई पूछेगा नहीं उसको कि भाई तेरी सीट है या नहीं है, ठीक है। अगर गरीब पर्सन बैठ गया तो उसको एक अलग नज़र से देखेंगे, कहेंगे कि हो सकते हैं हमारे सामान को चुरा ले, कोई चुराने वाला हो, ठीक है। हालांकि ऐसा वो पर्सन ना हो, लेकिन तो भी लोग उस पर शक करेंगे और खुद बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे। तो ये चीज़ देखना है कि गांधी जी ये कहते हैं कि जो मानवीय व्यथा से मुक्त होगा तभी निर्धन व्यक्ति जो है, मतलब हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हो पाएगा। मानवीय व्यथा मतलब वही कि उसको परेशानी वगैरह नहीं होगी, कोई उसके साथ गलत तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा सोशल मीडिया का हैंडल है, इस पर आप भी मुझसे जुड़ सकते हो, और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखो अपकमिंग वीडियोस को। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।